स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे V2 रॉकेट इंजन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि समझिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट है, क्योंकि ये सबसे पहला प्रैक्टिकल लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट है। ऑब्वियसली वेपन के तौर पे बनाया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल है। इसका जर्मन नाम है, मुझसे मत पूछिए पढ़ने को, और इसका ट्रांसलेशन बनता है वेंजेंस वेपन 2। अब रहा बात कि ये 2 क्यों है, या सेकंड वेरिएंट है? नहीं, उस टाइम समझिए बहुत सारे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया गया था जर्मनी के अंदर। उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम था 1, दूसरा प्रोजेक्ट का नंबर था 2, मतलब नंबरिंग किया हुआ था, तो ये नंबर 2 था, ये सक्सेसफुल निकला। ये सर्विस में था 1944 से 1952 तक। मतलब समझिए काफ़ी पहले और काफ़ी बम बम आगे चल रहे थे जर्मनी। और ये समझिए फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट बना जो स्पेस पहुंच पाया, कार्बन लाइन को अच्छे से क्रॉस किया। ये एग्जैक्टली वो ट्रेजेक्टरी कर लिया जो आज आप जेफ बेजोस के रॉकेट में कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें मैंड है, ज़्यादा कैपेसिटी है, लेकिन ये हाइट के मामले में उस टाइम पहुंच गया था। और ये 20 जून 1944 को किया गया था। इसका हाइट अचीव था 176 किलोमीटर्स, यानी कि 109 माइल्स है। अगर कार्बन लाइन अगर माइल्स में भी होता तो भी ये क्रॉस कर गया था। और ये आइडिया जो था ऑब्वियसली एक इंसान का नहीं था, लेकिन कहते हैं ना ब्रेन चाइल्ड, किसके आगे पीछे से बनाया गया है, वो है वर्नर वॉन ब्राउन, यानी इनका बनाया हुआ है। तो ये हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है। अब बात करते हैं V2 था क्या, मतलब वो तो रॉकेट इंपॉर्टेंट है, था क्या वो रॉकेट? रॉकेट था ओपन साइकिल। ओपन साइकिल क्यों कह रहा हूँ बाद में बता दूंगा। ये सेमी क्रायोजेनिक था, यानी कि इसमें लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता था। इसमें 3.8 टन का फ्यूल यूज होता था मॉस के मामले में, और वो होता था 75% एथेनॉल, 25% वाटर। अब बोलेंगे भैया वाटर फ्यूल में क्यों डाला हुआ है? आप ये समझिए कि उस टाइम में मेटलर्जी उतनी एडवांस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक्स का रॉकेट इंजन लेवल का उतना अच्छा नहीं था, तो टेम्परेचर सबका बैंड बजा देता था। तो उसको सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका था कि फ्यूल जो है डाइल्यूट कर दो। तो फ्यूल जो है काफ़ी एनर्जी देगा, लेकिन वाटर जो है काफ़ी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा वेपर बन के। आपको अभी भी मास निकल रहा है इंजन के पीछे से, लेकिन टेम्परेचर जो है थोड़ा कम है। ऑब्वियसली मेन पावर भी आपका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनल्टी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो ये किया जाता है आज भी। अगर आप कोपेनहेगन सब ऑर्बिटल का रॉकेट का डिज़ाइन डेवलपमेंट देखें, उसमें वो लोग बार बार एथेनॉल को डाइल्यूट करके चलाते हैं। कारण वही है कि अगर आप डाइल्यूट फ्यूल चलाते हैं तो टेम्परेचर जो है थोड़ा चिल रहता है। तो ये किया जाता था। उस टाइम की मेटलर्जी नहीं ज़्यादा सपोर्ट कर सके, और उतना उन्होंने डेवलपमेंट किया नहीं था। ये बनाया और बस लॉन्च करना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट इसके साथ ऐसा नहीं था कि ये मार्क 1 है, मार्क 2 बनाओ, मार्क 3 करो। उतना टाइम नहीं था इनके पास, क्योंकि इसमें ये वॉर प्रोजेक्ट था। और इसमें ऑलमोस्ट 5 टन यानी 4910 किलोग्राम्स आपका लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होता था। यानी मतलब ऑलमोस्ट 5 टन आपको होता है, 10,000 पाउंड समझ लीजिए। और इसका टोटल मास, ग्रैंड टोटल, वो था अराउंड 12.5 टन। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न रॉकेट के कंपेयर में इसका प्रोपेलेंट टू मास रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। तो आजकल का इवन आईसीबीएम्स में भी बहुत हाई ये रहता है, मतलब फ्यूल ही आपका समझिए 80 टू 90% हो सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं था। और इसमें जो बूम डिवाइस था, यानी कि ये जो नोज पार्ट देख रहे हैं, ये वॉरहेड था। ये बूम डिवाइस 1 टन का था, और इसका रेंज 320 किलोमीटर था। बात था कि ये जा ज़रूर सकता था, लेकिन रिलायबिलिटी भगवान भरोसे थी। यानी कि पहुंच जाता था, लेकिन कहाँ पहुंच रहा है वो, इसीलिए मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते थे कि हम लॉन्च कर रहे हैं एग्जैक्टली इस बिल्डिंग पे जाके गिरो, वैसा नहीं कर रहे। गाइडेंस भगवान भरोसे था कि मतलब लॉन्च कर दो, ए यार प्लीज़ उस डायरेक्शन पे जाओ, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। तो रेंज था, एल्टीट्यूड 88 किलोमीटर था अगर आप ऐसे लॉन्च कर रहे थे। और जब स्पेस में लॉन्च किया था तो ये फ़ोटो खींचा गया था। ये वर्ल्ड का पहला मतलब स्पेस फोटोग्राफ है। और इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो ये अचीव किया है वो है 5760 किलोमीटर्स, यानी कि मार्क 4.6। हाइपरसोनिक मार्क 5 पे होता है, इसीलिए बोलते हैं हाइपरसोनिक कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ लोग आईसीबीएम पे आ गए, ऑर्बिटल में आ गए, ये नंबर बहुत छोटा हो जाता है। तो ये था V2, काफ़ी बड़ा रॉकेट था। और इसका मतलब ये समझिए पहला था जो आइडिया किसी ने लिया, उसे बनाया, उसे लॉन्च किया और एक्चुअली यूज़ करने लगे। और मेन था कि कोई इसे रोक नहीं सकता था। ये इतना फास्ट था कि कोई प्लेन इसे देख के इंटरसेप्ट करने का तो सोच ही नहीं पाता था। रेडार उतना एडवांस था नहीं। क्या ऐसा हो सकता था कि रेडार लॉकिंग करके इस पे शूट कर सकें? मेबी, बट बात था उस टाइम की टेक्नोलॉजी नहीं कर रही थी। तो ये बहुत डरावना था, डेंजरस नहीं था, डरावना था। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत खतरनाक था। और तुक्का से कहीं सही जगह पे गिर गया ले, तो ये V2 बहुत ज़्यादा मतलब बैंड बजा दिया। तो अब बात करते हैं इसका इंजन कैसे था। तो इंजन समझिए ये सिंगल शाफ्ट टर्बो पंप पे चलते थे, यानी कि इनका ये जो है देख रहे हैं एक रॉड है, उसके बीच में ये स्टीम है, उसके एक साइड में आपका लिक्विड ऑक्सीजन है, दूसरे साइड में आपका ये मतलब समझिए फ्यूल है। और इसका
टोटल आरपीएम जो रहता था वो 5000 पे रहता था। इसके एक सेंसर टैकोमीटर एक टाइप का समझ लिया रहता था। वो जैसे अगर 5000 से ऊपर डिटेक्ट करता था आरपीएम भाग रहा है, वो डेड कर देता था इंजन को। वो था कि लॉन्च पैड पे ही अगर आपका ओवर स्पिनिंग हो रहा है उसी टाइम रोक दो, ताकि एटलीस्ट रॉकेट बचाया जा सके। अब बाकी आगे वेरिएंट सब में ये भले कोशिश किया गया, जो वो साइंटिस्ट लोग दूसरा बनाए कि हाँ भाई अच्छा आरपीएम है तो कंट्रोल तो करो। तो ये 5000 था, 600 हॉर्स पावर का। तो अब इसलिए बोले कि मॉडर्न रॉकेट्स कंपेयर किए, वहाँ मैं हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट का बात करता हूँ, ये मतलब समझिए उससे काफ़ी कम है, और जो मेन है वो तो मेगावाट में बात हो रहा है, तो ये बहुत कम पावर का था। उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो बात है कि उसका पावर मिल कहाँ से रहा है? ये जिस इकोसिस्टम में बनाया गया था उसमें सारा चीज़ अलग से करते थे। यानी कि आपका रॉकेट है वो आराम से मतलब समझिए चलेगा, लेकिन उस टर्बो पंप को चलाने के लिए उसमें ये यूज़ करते थे H2O2, और फिर उसको ये रिएक्ट कराया, ये काफ़ी लोग हटा देते थे कि रिएक्ट कराना पड़ता था। ऐसे डायरेक्ट वो पेरोक्साइड को अगर आप डिकम्पोज़ करते हो उतना एनर्जी नहीं निकलेगा, उतना फास्ट नहीं निकलेगा। तो फास्ट थोड़ा बम निकालने के लिए उसको NaMnO4 से रिएक्ट कराया जाता था, और वो भी एक कैनिस्टर में प्रेशराइज़्ड करके रखा जाता था। ये जब दोनों को ये करते थे, आप समझ लीजिए कि प्रेशराइज़ किए, डाले, रिएक्ट किया, फिर आपके पास अति बम मात्रा में अति हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम निकलता था। वो स्टीम आपका ये टरबाइन के ब्लेड्स में जाता है। ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये टरबाइन्स मतलब समझिए ऑलमोस्ट वैसे है जैसे स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर होता है, एग्जैक्टली वही है। ये घूमता था, और उसके बाद जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उससे दो काम कराते थे, और उसको एज ए थोड़ा सा थ्रस्ट के तौर पे छोड़ दिया जाता था। और इसका ये समझिए कि ये ऑक्सीजन को प्रीहीट कर रहा था। अब बोलेंगे ऑक्सीजन प्रीहीट की ज़रूरत क्यों थी? ऑक्सीजन जो निकाल रहे हैं आप एक टैंक से निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम कि टैंक में जगह खाली जगह बढ़ते जा रहा है। आप ये स्टार्टिंग में थोड़ा-सा एयर कैनिस्टर्स रखते थे। आप देख रहे हैं एयर कैनिस्टर्स? रहता था एयर कैनिस्टर। वो थोड़ा देर तक ही आपका टैंक को फिल कर सकता था। तो बात है कि आपने फ्यूल कंज़म्प करना शुरू किया, गाड़ी चालू हुआ, धीरे-धीरे आप कंज़्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन। जगह खाली है, एयर कैनिस्टर से आपने उसको फुल कर दिया। रॉकेट के अंदर है एयर कैनिस्टर्स, जो आप ये देख रहे हो फ़ोटो में। एयर कैनिस्टर फुल कर रहा है, लेकिन अब जगह और आप खाते जा रहे हो और खाते जा रहे हो और खाते जा रहे हो। तो वो जगह में कोलैप्स करने का रिस्क रहता है, क्योंकि बोले रॉकेट का टैंक का जो स्ट्रक्चर है बहुत पतला होता है, बहुत पतला। मतलब लिटरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे कोलैप्स कर सकता है। तो उस जगह पे कोलैप्स ना हो तो ऑक्सीजन का लेके उसको बॉयल कर देते थे। बॉयल करने की एनर्जी कहाँ से आती थी? स्टीम का जो एग्जॉस्ट है, बोले आपका टरबाइन जो है प्रेशर ज़रूर ड्रॉप कर सकता है, टेम्परेचर का कुछ खास नहीं करता, टेम्परेचर ज्यों का त्यों रहता है। वो टेम्परेचर से बॉयल करते थे, ऑक्सीजन को वापस फीड करते थे, एग्जैक्टली जैसे रैप्टर कर रहा है। तो ऑक्सीजन को वापस डाल के वहाँ पे प्रेशर इक्वलाइज़ कर देते थे। और इससे ये समझिए इनका हाई प्रेशर एयर टैंक्स, जो कि कुछ-कुछ डिज़ाइन्स में कहा जाता था कि नाइट्रोजन टैंक्स था, ऑक्सिलरी सिस्टम के लिए था। जैसे कि पेरोक्साइड टैंक है, आपका NaMnO4 टैंक है, ये सबको प्रेशराइज़ कहाँ से करेंगे? उसके लिए ऐसा समझिए एक तरह का स्कूबा टैंक समझ लीजिए, उसी साइज़ का भी है। वो टैंक से प्रेशराइज़ किया जाता है। हर चीज़ में जहाँ मेन प्रेशर है, वो इनको इसी से आता था। और ये समझिए इतना पहले का है ये इक्विपमेंट कि गैल्वेनिक बैटरी बन गई थी, यानी बैटरी जिसे आप कहते हो वो बन चुका था। प्रॉब्लम था कि जाइरोस्कोप के लिए लोगों को एसी पावर चाहिए था। भैया एसी पावर आप लाओगे कहाँ से? इन्वर्टर का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सिलिकॉन अभी बना नहीं है, तो कैसे आप चलाओगे? तो किसी को आइडिया आया कि एक काम करो, बैटरी तो है ना सारे पास, उससे डीसी मोटर चलो, ठीक है चला लिए। उस डीसी मोटर से एक एसी जनरेटर चलाओ, वो एसी जनरेटर से शुद्ध एसी निकलेगा, वो शुद्ध एसी से आप जाइरोस्कोप चलाओ। ऐसे करके V2 का गाइडेंस सिस्टम चलाया जाता था, जाइरोस्कोप करके। मतलब आप ठंडे दिमाग से देख सकते हो कि पूरा रिसर्च चूँकि अवेलेबल टू पब्लिक है, आप देख सकते हो क्या-क्या चीज़ किया गया था। शॉक्ड हो जाइए कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। प्लाईवुड से बाय द वे, जो उनका इंस्ट्रूमेंट पे था प्लाईवुड से बनाया हुआ था। तो ये इंजन है। तो अब बात करते हैं कि कंबस्शन कहाँ पे कर रहा है? वो तो इंजन हो गया, ठीक है, आपने प्रेशर निकाल दिया, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया कि भैया मैं आराम से अरेंज कर, जो कि आपको अभी भी बहुत सारे रॉकेट डिज़ाइन्स में दिखेगा। पुराने ज़माने वाले, नए वाले में कोई यूज़ नहीं करता कि भैया एक थर्ड इकोसिस्टम रखो, नहीं अब कोई नहीं करता। अब पेरोक्साइड का अभी भी यूज़ होता है, लेकिन वो सिर्फ़ थ्रस्टर्स के तौर पे ऊपर वाले स्टेजेस में सैटेलाइट मैन्यूवरिंग ये सब के लिए यूज़ होता है। मेन इंजन से उसको सब हटा दिया है। कंबस्शन चेंबर जो था इसमें कप्स होते थे, ये जो आप देख रहे हो ऐसे कप होते थे, जो आप ऊपर में डिज़ाइन देखते हो ना ऐसे सिक जैसा निकला हुआ, ये सब ऐसे कप्स होते थे। ये कप 18 ठो होते थे, और ये कप समझिए अर्ली जनरेशंस का ये था, क्या बोलते हैं, स्वर्ल इंजेक्टर। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ब्रास इंसर्ट, ये सब समझिए इंजेक्टर को, इनको था कि एग्जैक्ट साइज़ चाहिए, लेकिन कास्टिंग करके बनाना चाह रहे थे। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग भी देखना था, वेपन्स प्रोजेक्ट था, हज़ारों पीस बनाने थे। तो उसके हिसाब से इनको वही लगा कि हम कास्ट का ये एक चीज़ बनाते हैं, फिर उसमें स्क्रू इन करेंगे प्रिसाइजली मिल्ड आपका ये क्या बोलते हैं नोजल। तो स्वर्ल इंजेक्टर का अर्ली डिज़ाइन था। क्या वो एकदम शुद्ध अच्छा मॉडर्न स्वर्ल इंजेक्टर जैसा था? नहीं, लेकिन डिज़ाइन सही था। डिज़ाइन समझिए उसी रास्ते पे चला, स्वर्ल इंजेक्टर पे ही चल रहे थे। और इसे रीजनरेटिवली कूल किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पता था रॉकेट इक्वल्स हॉट। तो रीजनरेटिव कूल के लिए आप ये जो देख रहे हैं रेड कलर में जो दिया हुआ है मैनिफोल्ड, इस मैनिफोल्ड में आपका जिसमें फ्यूल डाला जाता था, और फ्यूल ये समझिए वॉल जो है, वॉल डबल वॉल्ड था, तो उसके अंदर चल के इसको ठंडा करता रहता था। तो ऐसे करके रीजनरेटिवली कूलिंग किया जाता था ताकि ये चैम्बर मेल्ट ना हो।
अब फिर उससे भी पूरा काम नहीं होता था, तो पूरा काम करने के लिए अंदर में अगर आप नोज़ल्स देखेंगे तो उसमें एक मतलब हेयर पिन जैसा होल है, बहुत सारा होल है। तो यहाँ से ब्लीड होता था, फ्यूल जो है थोड़ा-सा चेंबर में डायरेक्टली चला जाता था। वैसा क्यों? कि वो चेंबर में जाता था, वो तुरंत बॉयल हो जाता था। बॉयल होके वो एक वेपर का लेयर बना, जिसे हम लोग कहते हैं फ़िल्म कूलिंग। तो फ़िल्म कूलिंग आपका दीवार पे हो रहा है। तो पहला तो आप मेन हीट निकाल दे रहे हो फ्यूल चला के, दूसरा डायरेक्ट ही मतलब हॉट गैसेज़ छुए नहीं, आप एक वेपर का कवच बना दे रहे हो। तो ऐसे करके ये दोनों कूलिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके ये रखे हुए थे कि उस टाइम का लो ग्रेड मेटलर्जी इसको बर्दाश्त कर सके रॉकेट इंजन का हीट को। तो ये सब किया गया था और इसमें समझिए सारा चीज़ को पार्ट्स में बनाने का लॉजिक ये था कि इसको मास प्रोडक्शन के तौर पे बनाते नहीं, धड़-धड़ करके इसे बनाते जाओ, धड़-धड़ करके। मतलब कि एक कंपनी को ऑर्डर दिया गया भैया तुम ये इसको लेथ में बनाओ, तो वो कई हज़ार पीस बना रहे हैं, दूसरा को दे दिया गया भैया तुम इसका कास्टिंग करो। ऐसे-ऐसे करके सब चीज़ इसका मास प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था। और इनका मेन हेडेक जो था, रॉकेट ऑलमोस्ट ठीक-ठाक ही बना लिया था। मतलब बोल रहे हैं ना ऑलमोस्ट मॉडर्न रॉकेट के लेवल का है। ऑब्वियसली ऊम्फ उतना नहीं है, उतना पुश नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सही जगह पे चल रहे थे। लेकिन एक जगह पे ये लोग बहुत गंदा गड़बड़ी हो गया था, वो इनका था ऑक्सीजन प्लंबिंग। ये पाइप्स इनकी बैंड बजा रहा था क्योंकि ये पाइप्स जो है और ये टेढ़ा-मेढ़ा क्यों है? वो टेढ़ा-मेढ़ा इसलिए था कि गर्मी से एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन से वो टूट डिस्कनेक्ट ना हो, इसीलिए वैसा डाल दिया। बात था कि बनाने टाइम इंजीनियर्स बना दिए, लेकिन मैकेनिक्स बोल रहे थे सर आप बना दोगे ठीक है, हम लगाने के लेकिन हम गारंटी नहीं दे पाएँगे सारा चीज़ ठीक से सील हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे इनके रॉकेट फेल हुए सिर्फ़ उसी के कारण। मतलब इस डिज़ाइन में कोई चीज़ अगर खराब है, तो वो है। ये ऑक्सीजन प्लंबिंग इनकी महा खराब थी। और जो जर्मन साइंटिस्ट है जब उन्हें अमेरिका ढाँप लिया, तो जब उनसे मार्क 2 बनवाया तो उसमें भैया ये सब हटा दिया गया था। भैया ये हुलुलुलु नहीं करना है। शांति से पाइप सीधा-सीधा रखो और या एक बड़ा जॉइंट रखो। एक बड़ा जॉइंट को ढंग से बनाना पॉसिबल है। 18-19 पीस को आपको ढंग से करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था कंबस्शन चेंबर वाला सिस्टम इनका। अब बात करते हैं इनकी लेगेसी की। तो लेगेसी समझिए ये इंसान को 2 चीज़ दिया है। इंसान को दिया पंख कि भैया आप ऊपर चले जाओ, आसमान चाँद तक चले जाओ, या बूम डिवाइस दे दिया कि एक-दूसरे को बूम करते रहो। तो हम लोग बस दोनों ऑप्शन आ गया, या तो हम लोग धरती से बाहर जा सकते हैं या धरती को उड़ा सकते हैं। मतलब अच्छे से उड़ा सकते हैं, खत्म सर, दी एंड कर सकते हैं। तो ये बात इतना इम्पोर्टेंट था, जर्मन्स लोगों को पता था, ये खासतौर पे ये साइंटिस्ट को एग्ज़ैक्टली पता था कि इनका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि अमेरिकन्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। ये हँसी-खुशी अमेरिका आए हैं सोच लीजिए। और वो अमेरिकन्स को ये था कि अगर जर्मन साइंटिस्ट को सोवियत यूनियन ढाँप लिया, तो सोवियत यूनियन हमारी बैंड बजा देगा। तो सोवियत यूनियन से इनको इतना डर लगा था, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। पेपर क्लिप में आइडिया ये था कि ठीक है भैया, जर्मनी के पास कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन सबसे महँगा चीज़ है जो आप आराम से खरीद नहीं सकते, वो है बुद्धि। बुद्धि पे डप्पा मारो, धड़-धड़ा के सारा ब्रेन्स को उठा लिया। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे थे, मतलब बोल रहे नहीं, इसका हिस्ट्री बहुत खतरनाक है, बहुत डार्क है, लेकिन तब भी उसको उठाया गया। हँसी-खुशी और सोचिए यही नासा को हेड किए हैं शुरू का कुछ साल तक। कारण वही था कि उनको सोवियत यूनियन से इतना ज़्यादा डर लगा हुआ था कि भैया सोवियत यूनियन ये बुद्धि पा जाए, उससे पहले हमें ये बुद्धि लेना है और हमें अपने आप को तगड़ा बनाना है। तो वही समझिए जर्मनी का जो सबसे महँगा लॉस था वो यही था, ब्रेन पावर। अब जर्मनी उस टाइम बचा ही नहीं था, पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो ब्रेन पावर सब सब देश जो-जो ढाँप सकते थे सब ढाँपते गए थे। अमेरिका बहुत मेहनत किया था। कहा जाता है कि अराउंड 160 तो टॉप एंड उठाए हैं। मतलब क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम 160 को उठाए थे और बाकी सब में कहा जाता है रफली 100 मतलब 1000 लोगों को निकाले हैं ब्रेन। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ रॉकेट, सब निकाले। ओह! तुम मेटलर्जी हो? आ जाओ। ओह जी तुम पंप बनाते हो? ओह जी आ जाओ। ओह जी तुम मतलब उसमें बहुत सारे ये समझिए इंजीनियर्स जो मेडिकल में काम करते हैं उनको भी लिए गए, सबको लिए, जिसके पास बुद्धि था, आ जाओ जी तुम आ जाओ। पूरा ये वही ऑपरेशन पेपर क्लिप पे पैसा पानी की तरह बहाया गया था। कारण वही था कि ब्रेन लाना चाहते हैं, उनको पता है ब्रेन आप खरीद नहीं सकते, तो ब्रेन को लाए। और इसके समझिए कि वन ब्राउन का लेगेसी भले इनका किस कैसे भी हो, एक बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये V2 से लेके सैटर्न 5 तक एक ही जगह पे थे। मतलब V2 भी बनाया और उस वो समझिए पहला सक्सेस हुआ, उससे मून रॉकेट तक पहुँच गई है और इस जिंदा थे उस सब टाइम में। मतलब इनका इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पे था और ये मतलब थोड़ा ओपनली बताते भी हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने सब चीज़ किया, ओपनली बताते हैं कि बाकी लोगों ने भी हेल्प किया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो टर्बो पंप मैं आपको दिखाऊँ, इनका थोड़े बनाया हुआ है, वो एक वाटर कंपनी ने बनाया था। तो बोले वाटर कंपनी कैसे आ गई? तो बात है कि जब जर्मनी में ये सब डेवलप कर रहा था तो उनको था कि टॉप सीक्रेट रखना है, तो उनका लिस्ट आ गया कि हमें इतना फ्लो रेट चाहिए। अब बात है कि इतना फ्लो रेट कैसे बनाएँगे? तो कोई देखा फ्लो रेट, बोला कि अरे सर ये आप हुलू-लुलू कर रहे हो, आप जाइए फायर फाइटर वाले के लिए जो पंप बनाया जाता है एग्ज़ैक्टली वही स्पेक सेट है। तो वही स्पेक को कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया गया था। तो मतलब समझिए पूरा जर्मनी का ब्रेन लगा था ये V2 को बनाने में। तो लेगेसी इससे बड़ा लेगेसी नहीं है, बोला ना। और इस इंडिविजुअल का लेगेसी भी बहुत ज़्यादा है। V2 से लेकर सैटर्न 5 तक सारा कर डाले और सोवियत यूनियन पुफ हो गया।
तो ये था लेगेसी। बहुत बड़ी बात है कि इतना एडवांस रॉकेट इंजन, मतलब बोल रहे हैं ना कि अगर वो ऑक्सीजन प्लम्बिंग ठीक कर देते, वो बैंड बजाने पे आ गए थे। और क्योंकि बोले मार्क 2, 3 वो सब में क्या-क्या किया, वो शॉकिंग, शॉकिंग कितना आगे आ गए थे ये इंजन। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन V2 रॉकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो का जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।